हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एम गेट चैनल पर। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था अपन ने LVDT, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। आई होप आप सभी ने वो न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे और गेट के क्वेश्चंस भी। तो इस लेक्चर वीडियो क्लास में बात करने वाले हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की। ठीक है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ट्रांसड्यूसर को कैटेगराइज किया गया था तब ऑन द प्रिंसिपल। तो सबसे पहले रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर, फिर इंडक्टिव। अब बात करने वाले हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स, कैपेसिटेंस क्या होता है, उनके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? देखिए, कोई भी कंडक्टर है, जैसे सपोज ये कंडक्टर है एक, तो इसके चार्ज को रिसीव करने की कैपेबिलिटी कितनी है। मतलब कि कोई कंडक्टर है, आपने चार्ज फ्लो करवा रहे हो, चार्ज सेंड कर रहे हो इसका, तो इसके रिसीव करने की कैपेबिलिटी कितनी है, वही है आपका कैपेसिटेंस। डेफिनेशन में लिखवाऊँ तो द कैपेबिलिटी ऑफ receiving charge by a conductor ठीक है, ये आपका कैपेसिटेंस। अब जनरली होता क्या है कि जो कंडक्टर होता है आपका, जो कंडक्टर होता है, इसकी कैपेसिटी कम होती है चार्ज को स्टोर करने की। मतलब कि चार्ज रिसीव करने की लेस कैपेबल होता है चार्ज रिसीव करने में। तो क्या करते हैं, एक मतलब कि इसको रिफॉर्म किया जाता है। रिफॉर्म मतलब एक डिवाइस बनाया गया जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आप स्टोर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज आप स्टोर कर सकते हो। इस डिवाइस को नाम दिया इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। कैपेसिटर ठीक है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटर क्लियर हुआ। अब बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये फ्रेम कैसे होता है, मतलब कि जनरली जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटर है वो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जैसे पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन हुआ, पैरेलल प्लेट कॉम्बिनेशन सर्कुलर फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म में। तो डिस्कस, और इनमें जो वाइडली यूज होता है वो होता है पैरेलल प्लेट। तो बात करते हैं अपन पैरेलल प्लेट की। देखिए, ये प्लेट है, पैरेलल प्लेट्स। ये दो प्लेट्स हैं, आपस में पैरेलल है। इन्हें मैंने सप्लाई वोल्टेज V से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे अब ये प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट, इनके बीच में जो एयर गैप है, या तो एयर गैप हो सकता है या फिर कोई इंसुलेटर हो सकता है। इंसुलेटर, इसी इंसुलेटर को नाम देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे आपने वोल्टेज अप्लाई किया, सप्लाई इसको प्रोवाइड की, ठीक, जैसे जैसे आपने सप्लाई प्रोवाइड की, तो यहाँ जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो इस प्लेट पे आपका पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ से? अब होता क्या है कि जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाओगे, वैसे
चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। चार्ज बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा इसका। क्लियर है? आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है, CV, तो C क्या हो गया, Q बाई। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है एक चीज, अब मैथमेटिकली मैं बात करूं, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, तो आपने पढ़ा होगा C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई D। D क्या है, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। ए क्या है, एरिया, ओवरलैपिंग एरिया, ओवरलैपिंग एरिया। ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ स्पेस। वैल्यू है इसकी 8.85 10 टू द पावर -12 F/m फेरेड पर मीटर। क्लियर है यहाँ तक? और एप्सिलॉन आर है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब आपने इंसुलेटर यूज में ले रहे हो तो उस कंडीशन में उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो है आपका एप्सिलॉन आर। क्लियर है यहाँ तक? अब जनरली देखिए, ये क्लियर हुआ आपको कि ये चार्ज जैसे पॉजिटिव, यहाँ आपने सप्लाई लगाई तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव चार्ज स्टोर हो गया। अब होता क्या है, जैसे प्लेट्स हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो अलाइन होती है स्ट्रेट में। जैसे ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस थी वो अलाइन हो गई स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, ठीक है। क्लियर है यार? लेकिन क्या होता है कि ये जो एंड है, ये एंड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवरलैपिंग एरिया, ये इतना ओवरलैप कर रहा है आपका, इस ओवरलैपिंग एरिया के बाहर भी चली जाती है और कनेक्ट हो जाती है। मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो ओवरलैपिंग एरिया के बाहर भी हो जाता है कभी। एक होता है फ्रिंजिंग इफेक्ट, फ्रिंजिंग इफेक्ट, फ्रिंजिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, ये इफेक्ट यही है जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओवरलैपिंग एरिया के बाहर यदि ट्रांसमिट हो रही है तो इस इफेक्ट को कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट। ठीक है यहाँ तक? अब ये जो आपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है C इजकल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाई T, ये तभी पॉसिबल है जब आपका फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं है, या फिर इसे कहते हैं एज इफेक्ट। आपका एज इफेक्ट नहीं है, यदि कैपेसिटर में एज इफेक्ट या पैरेलल प्लेट्स के बीच में एज इफेक्ट नहीं है तभी ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पॉसिबल है। यदि ये इफेक्ट है तो आप इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते कैपेसिटेंस को, कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? आपने क्या क्या सीखा, कैपेसिटेंस क्या होता है और इनके बीच में ये एज इफेक्ट क्या है, और ये इनके बीच का रिलेशन क्या है, कैसे रिलेटेड है आपस में, कि वोल्टेज बढ़ेगा तो चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, वो सब, और इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। क्लियर है यहाँ तक? अब बात करते हैं कि जैसे आपने कैपेसिटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया कैपेसिटेंस का A एप्सिलॉन R D, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो ट्रांसड्यूसर जो वर्क करेगा, आपने कैपेसिटर को एज ए ट्रांसड्यूसर यूज में लेना है। मतलब आप D को वेरिएशन, D को मेजर कर सकते हो यहाँ से। यदि आपको कैपेसिटेंस मिल गया तो D को मेजर कर सकते हो, एरिया को मेजर कर सकते हो और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मेजर कर सकते हो। तो यहाँ से D का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हो आप। डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हो। तो अब जो अपन
डिस्कस करने वाले हैं इस एक्सप्रेशन के बेसिस पे इनमें जो वेरिएशन होता है उनको मेजर करने के बेसिस पे इसको कैसे कैसे यूज में ले सकते हैं कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को। तो सबसे पहला वेरिएशन इन एरिया, ओवरलैपिंग एरिया, वेरिएशन इन ओवरलैपिंग एरिया। सेकंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वेरिएशन इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। थर्ड वन वेरिएशन इन डिस्टेंस। तो ये तीन प्रकार से आप कैपेसिटेंस में चेंज इन कैपेसिटेंस मेजर कर सकते हो, एरिया के बेसिस पे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बेसिस पे एंड डिस्टेंस के बेसिस पे। तो नेक्स्ट लेक्चर में इन सभी को डिस्कस करेंगे, साथ ही डिफरेंशियल प्रेशर कैसे, डिफरेंशियल आउटपुट के फॉर्म में कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को कैसे यूज में लिया जाता है उनको भी डिस्कस कर रहे थे। थैंक यू।